ओके, तो आप लोग जो है पेज नंबर 58 पर देखें। 58 पे जो आपका 2.2 वाला जो टॉपिक है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें है माइग्रेशन एंड एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सो इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है माइग्रेशन ऑफ फिशेस। माइग्रेशन ऑफ फिशेस जो है आपको 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, जो एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो जनरली हम लोग बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में अगर माइग्रेशन ऑफ फिश देखते हैं तो माइग्रेशन ऑफ फिश में आप जनरली एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखते हैं तो आप जैसी बरसात स्टार्ट होती है, बरसात स्टार्ट होते से ही आप लोग देखते हैं कि उस टाइम में क्या होता है कि जो फिशेस है वो एक प्लेस से निकल करके क्या होती है दूसरे प्लेस में जाने की कोशिश करती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जैसे ही पहला पानी आता है, बरसात का जब पानी आता है तो वो फिशेस एक प्लेस से निकल करके दूसरे प्लेस में जाती हुई देखती है। जब वो कई बार आपको फिर रोडों पे, नहरों में, नालों में, बहुत जगह पर आपको जो फिशेस है वो नदियों की फिशेस, तालाबों की फिशेस बाहर निकल करके दिखती है। तो उसका रीजन क्या होता है कि वो जो फिशेस रहती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है। दैट मींस कि उनको किसी न किसी चीज की जरूरत है। दैट मींस उसमें हो सकता है उसको किसी को ब्रीडिंग के लिए जाना पड़ रहा है, या फिर किसी को भोजन की तलाश में जाना पड़ रहा है, या फिर किसी को जो है वहां पर अलग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होंगे इसीलिए उसको जाना पड़ सक रहा है। ये कुछ उसके रीजंस रहते हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन बुक के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो मोस्ट फिशेस confine their movement within the restricted area and do not go out of their home ranges. However, some fishes travel very long distance, moving from the fresh to the sea water or the vice versa. बहुत सारी फिशेस जो रहती है वो एक प्लेस से बहुत लंबा डिस्टेंस दूर तय करके अलग प्लेसेस तक जाती है। कई फिशेस वहां से वापस नहीं आ पाती और कुछ फिशेस जो रहती है वो अल्टरनेट समुद्र में से नदियों तक जाएंगी, फिर नदी से समुद्र में वापस आ जाती है, या कुछ फिशेस जो रहती है नदियों से समुद्र में जाती है और समुद्र से वापस नदियों में आ जाती है। आपके पास में यहाँ पर जो है दिस मूवमेंट ऑफ फिशेस फॉर द पर्पस ऑफ फीडिंग और द स्पॉविंग इज नोन एज अ माइग्रेशन। डायरेक्टली आपके पास में लिखा हुआ है कि ये जो मेन पर्पस रहता है इसका वो रहता है स्पॉविंग का या फिर फीडिंग का। फीडिंग दैट मींस भोजन की तलाश, स्पॉविंग दैट मींस कि अपनी जनरेशन को उसको बढ़ाना अगर है तो उसको फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा किसी अदर स्पीशीज के साथ में। इसके लिए उसके फेवरेट एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट की तलाश के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेशन करती है। इट मे टेक प्लेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन as from the deeper to the surface of the water, or it may be the horizontal direction either upstream or the downstream. ये जो रहती है ये फिशेस कई बार नीचे से ऊपर की तरफ में यानी कि लो हाइट से हाई हाइट तक वर्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लॉन्ग डिस्टेंस तय करके ऊपर से नीचे आकर के क्या करती है माइग्रेशन करने का काम करती है। आपको मालूम होगा कि समुद्र की गहराई भी कई कई जगहों पर क्या है लाखों मीटर गहरी है, लाखों फीट तक गहरी होती है। तो नीचे से ऊपर तक आना वो भी एक माइग्रेशन है, वर्टिकली जाना वो भी एक माइग्रेशन है। तो अब इसमें जो है माइग्रेशन कैन बी फॉलोइंग टाइप्स। इसमें जो है अलग अलग टाइप के माइग्रेशन यहाँ पर शो किए गए हैं। एलिमेंट्री माइग्रेशन दैट मींस कि एलिमेंट्री माइग्रेशन अगर देखें तो इसमें दिस इज द सर्च ऑफ फूड एंड द वाटर। मतलब कि अगर हम लोग बेसिकली बेसिक टाइप अगर देखते हैं मतलब कि जो डिपेंड करेगा उनकी कंडीशन के ऊपर में। तो पहला है इसमें एलिमेंट्री। एलिमेंट्री में जनरली ये माइग्रेशन स्पेशली फूड एंड वाटर के लिए करते हैं। दूसरा होता है गैमेटिक माइग्रेशन। गैमेटिक माइग्रेशन दैट मींस कि ये स्पेशली होता है रिप्रोडक्शन के लिए। एंड थर्ड इज क्लाइमेटिक।
क्लाइमेटिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, सुटेबल इन्वायरमेंट, ठीक है ना, मतलब कि क्लाइमेट कंडीशन। किसके लिए? क्लाइमेट कंडीशन के लिए, यानी कि जैसा उनको इन्वायरमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और फोर्थ आता है ऑस्मो रेगुलेटरी। ऑस्मो रेगुलेटरी दैट मींस कि वो क्या करते हैं, साल्ट कंटेंट जो वाटर रहता है उसको ऑस्मो रेगुलेट करने का काम करते हैं। दैट मींस कि बैलेंस ऑफ साल्ट वाटर, मतलब कि जो उनके बॉडी के अंदर में साल्ट का प्रमाण अगर ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में वो साल्ट को अपने बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे, कम करने का काम करेंगे, तो उसको बोलेंगे आप लोग ऑस्मो रेगुलेटरी। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, इन द जनरल द फिशेस फॉलो द पैटर्न ऑफ द माइग्रेशन सो द बिलो। अब में यहाँ पर जो है इसका जो माइग्रेशन का जो पैटर्न है वो किस तरीके का है आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें, यहां पर देखो सी नंबर पे ऊपर की तरफ में क्या बना हुआ है, एडल्ट स्टॉक। यहां पर जो है स्पॉनिंग, और इधर पे जो है वो है नर्सेस एरिया। इसको सी नाम दिया गया है, इसको बी, इसको ए। अगर आप देखें तो इसमें द यंग स्टेज जिसको ज्वेलिंग्स बोलते हैं, जब फीसेस क्या होती है यंग स्टेज में होती है उसको ज्वेलिंग्स बोलते हैं, यानी कि जो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार फीसेस होती है उसको ज्वेलिंग्स बोला जाता है। दैट मींस की ऑफ ज्वेलिंग्स of fishes leave the spawning ground at A for the nursery ground at B। मतलब कि जो A में जो फिशेस तैयार रहेंगी वो नर्सेस एरिया में जाएंगी। वो नर्सेस एरिया में क्यों जाएंगी? क्योंकि वहां पर पहले उसको थोड़ी फूड की जरूरत होगी, तो फूड को लेने के लिए जाएंगी। The jellies go to the adult stock on their the feeding ground। फिर ये जो रहेंगी यहाँ की वो यहाँ पर आ जाएंगी एडल्ट स्टॉक में, मतलब कि जो स्पॉनिंग एरिया रहेगा यहाँ पर जो फिशेस है, यहाँ की जो तैयार फिशेस रहेंगी, जो ज्वेलिंग्स रहेंगी वो सबसे पहले बी में जाएंगी। बी में नर्सेस एरिया में वहां से न्यूट्रिशन लेंगी और वो एडल्ट स्टॉक में जाएंगी। यहाँ पर एडल्ट में जाएंगी एंड दैट मींस कि वो टोटली कंप्लीटली फुली मैच्योर हो जाएंगी। On the feeding ground at the C and the mature reef fishes move from the feeding ground back to the spawning ground at the A for spawning purpose। फिर फर्दर जो रहेगा एडल्ट स्टॉक में से यहाँ पर ये फुली ग्रो हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी और यहाँ से फिर से वापस कहाँ पर आ जाएंगी, ए में आ जाएंगी। जब फिशेस ए में आ जाएंगी तो यहाँ पर वो स्पॉनिंग के लिए क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएंगी। स्पॉनिंग के लिए रेडी मतलब कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी। आफ्टर लेइंग एग एडल्ट रिटर्न टू द फीडिंग ग्राउंड। फिर यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पर वो क्या कर देंगी, लेइंग एग, अंडे दे देंगी और अंडे देने के बाद में फिर यहाँ की जो फिशेस रहेंगी वो फिर से रिटर्न कहाँ आ जाएंगी, एडल्ट स्टॉक में चला जाएंगे। मतलब कि उसका मेन काम क्या था, फर्टिलाइजेशन करना और अंडे देना। फर्टिलाइजेशन भी हो गया और अंडे भी हो गया, उसके बाद में फिर मछली कहाँ हो जाएगी, फिर से अपने जो एडल्ट स्टॉक है वहां पर चले जाएंगे। The young stage move water current to the nurse's ground. The spawning migration it again the current and expand the fish who migrate with the water current, while the contract means swimming the migrate again the water current। फिर ये again जो है फिर water current के अपोजिट डायरेक्शन में फिर से फिशेस जो है माइग्रेट करेंगी। ओके, इसके बाद में जो है फिर अलग अलग टाइप का जो माइग्रेशन है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर अब फुली जो डेवलप फिशेस रहेंगी वो मेन उनका जो पर्पस रहेगा माइग्रेशन का वो किस तरीके का रहेगा और वो किस तरह से माइग्रेट होकर के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाएंगी,
So according to their main purpose for their feeding and for spawning, the migration are divided following type. First is Dendromus. देखो डायड्रोमस में क्या हो रहा है कि these are truly migratory fish which migrate between sea and fresh water. ठीक है ना, सी और फ्रेश वाटर के बीच में होगा माइग्रेशन बिटवीन सी एंड फ्रेश वाटर. सी एंड फ्रेश वाटर दैट मीन्स कि सी में आप लोग जो है मराइन वाटर देखते हैं, समुद्री पानी, और फ्रेश वाटर जो रहता है इसमें आप क्या देखते हैं, रिवर्स. आपको पहले बता दूं कि सी वाटर जो रहता है यानी कि समुद्र का पानी जो साल्टी होता है बहुत ज्यादा, और फ्रेश वाटर जिसमें एग्जांपल क्या आता है, रिवर्स आते हैं. ठीक है, तो ये जो है फर्दर 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है. नंबर ए एनाड्रोमस, नंबर बी केटाड्रोमस, एंड नंबर सी एम्फीड्रोमस. देखिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एकदम आसान से है और काफी अच्छी मार्किंग होती है इसमें. एनाड्रोमस जो है इसमें जो फीसेस रहती है, देखो इसमें नंबर 1 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट क्या है, एनाड्रोमस माइग्रेशन दैट इज फीसेस स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन द सी बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर ड्यूरिंग ब्रीडिंग पीरियड फॉर द स्पॉविंग. ठीक है ना, मोस्ट टाइम कहां पर होता है, मोस्ट टाइम स्पेंड इन सी बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग मोस्ट ऑफ द टाइम कहां पर स्पेंड करते हैं, ये समुद्र के अंदर में स्पेंड करते हैं. ठीक है, लेकिन ये समुद्र में से निकल करके फ्रेश वाटर में आते हैं. इनका मेन पर्पस रहता है ब्रीडिंग. इस तरह का जो माइग्रेशन रहेगा उसको एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलेंगे. इसमें एटलांटिक सैल्मन इसका एग्जांपल है. ठीक है, पैसिफिक सैल्मन इसका एग्जांपल है, इसकी 6 स्पीसीज होती है. इसके अलावा जो रहते हैं और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नीचे की तरफ में सी लैम्प्रे, ठीक है, हिल्सा, ये कुछ एग्जांपल्स है. ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस क्या करते हैं, तय करते हैं. दूसरा इसमें जो है पॉइंट नंबर 7 का आप लोग ऑब्जर्वेशन करें. 7 वाले इसमें देखो आप क्या लिखा हुआ है, द फर्टिलाइज्ड एग हैचिंग इनटू द यंग सैल्मन. सैल्मन की अगर हम लोग बात करते हैं, which after a few days migrate to the sea. These offspring after attaining sexual maturity takes the same route and reach the same breeding ground for spawning in the fresh water. इसका एक पॉइंट जो है बहुत अच्छा पॉइंट है, वो कैसा कि जो सैल्मन फिश है, सैल्मन फिश जहां पर अपने अंडे देती है और जहां अपने बच्चे देती है, वो जिस रूट से आती है, जब वो अपने समुद्र से निकल करके नदी में जाती है, जिस जगह पर भी जाती है वहां पर अंडे दे करके जैसे उसके बच्चे होते हैं और वहां से वो छोड़ करके आ जाती है, तब उसी जिस रूट से सैल्मन यंग फिश गई थी उसी रूट से उनके बच्चे भी आना जाना करते हैं, यानी कि वहीं से वो माइग्रेट करते हैं. उनका जो मेमोरी पावर होता है वो इस तरीके का होता है जेनेटिकली कि जिस रूट से
यानी कि कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि जो फिश ब्रीडिंग के लिए एक बार जिस जगह पर जाती है सेकेंड टाइम बार बार भी वो वहीं पर जाती है, तो वही जो मैच्योरिटी रहती है वो इसके बच्चों में आती है, और वो बच्चे भी क्या होते हैं, सेम जिस डायरेक्शन में उनके पेरेंट्स ब्रीडिंग के लिए गए थे उसी डायरेक्शन में ये भी जो है वो माइग्रेशन करने के लिए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग कैटाड्रोमस या फिर इसको इल माइग्रेशन बोलते हैं। कैटाड्रोमस की अगर हम लोग बात करते हैं तो माइग्रेशन फिशेस व्हिच स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन फ्रेश वाटर बट माइग्रेट टू द सी फॉर द ब्रीडिंग पर्पस, फॉर एग्जांपल ईल। ये जो रहते हैं कैटाड्रोमस की अगर हम लोग बात करते हैं ये लाइव इन फ्रेश वाटर बट माइग्रेट टू सी वाटर। ये जो रहते हैं फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं लेकिन माइग्रेट कहां करते हैं, सी वाटर में। इसका एग्जांपल क्या है, ईल फिश, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एम्फीड्रोमस माइग्रेशन की। एम्फीड्रोमस माइग्रेशन में अगर देखें तो एम्फी का मतलब ही है दोनों, वाइस वर्सा, यानी कि कुछ फिशेज जो रहेंगी वो फ्रेश वाटर में आएंगी, फिर फ्रेश वाटर से रिटर्न सी वाटर में जाएंगी, सी वाटर से फिर रिटर्न फ्रेश वाटर में आएंगी। जो फिशेज क्या होती है, अल्टरनेशन माइग्रेशन करते रहती है, जो समुद्र से नदी में, नदी से समुद्र में अल्टरनेट जब माइग्रेशन करती है उसको एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। इसमें लिखा ही है these are the diadromous fishes in which migration from fresh water to the sea water or vice versa। फिशेज जो है सी वाटर से फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर से सी वाटर में क्या होती है, अल्टरनेट करते रहती है। इट्स नॉट पर्पस फॉर द ब्रीडिंग बट occurs generally at the same some other definite stage of the life cycle। कभी मतलब इनका जो पर्पस रहता है वो ब्रीडिंग का ही पर्पस नहीं होता, इनके लाइफ साइकिल की जो कुछ स्टेजेस होती है उस स्टेजेस के बेसिस के ऊपर में जो रहते हैं ये अलग अलग टाइम पर माइग्रेशन करते हैं। जब उनको जरूरत होगी किसी चीज की तो वो समुद्र के अंदर में जाएंगे, फिर समुद्र में अगर कुछ चीज खत्म हो गया फिर उनको फ्रेश वाटर में जाना है तो फ्रेश वाटर में जाएंगे। वो लाइफ साइकिल की स्टेज के ऊपर में डिपेंडेंट करेगा, उनका मेन पर्पस ब्रीडिंग नहीं रहेगा। एक पॉइंट को आपको याद रखना है। इस बेसिस के ऊपर में जो है इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है पोटोड्रोमस और दूसरा है ओसिनोड्रोमस। पोटोड्रोमस दैट मींस कि truly migrating is whose migration remain confined to the fresh water, that is calf and trout travel long distance largely owing to the search of the spawning ground after laying eggs as a suitable place they return to the feeding area। और तो जो पोटोड्रोमस है जो आपकी जो कॉमन जो फिशेस रहती है वो देखने को मिलती है। थर्ड जो है ओसिनोड्रोमस। ओसिनोड्रोमस ये जो माइग्रेटरी फिश जो रहती हैं वो स्पेशली किसके अंदर में, समुद्र के अंदर में ही माइग्रेट करती है, ठीक है ना, इसीलिए उसको ओसिनोड्रोमस बोला गया है। जो समुद्र के अंदर ही माइग्रेट करेंगे उसको ओसिनोड्रोमस बोला गया है, ओसिनोड्रोमस। ओके, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है और आपका आज का जो है ये टॉपिक यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। इसके बाद में कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा सा टॉपिक जिसमें आपको एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पढ़ने हैं। एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट मींस कि रेस्पिरेशन के लिए जो उसके एसेंशियल ऑर्गन जो है वो तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा अलग से अगर उनको कुछ एसेसरी ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्गन हम लोग बोलेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्गन के फॉर्म में जो है कौन कौन से आपके पास में ऑर्गन्स यहाँ पर यूज होते हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखा है द एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन द फिशेस बिसाइड गिल आर कॉल्ड एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मतलब कि जो एक्स्ट्रा रहते हैं, एक्स्ट्रा अलग से जो रहेंगे जिनको आप क्या बोलेंगे कि उनके अलावा कितने वहां पर एक्स्ट्रा में ऑर्गन्स इंक्लूडेड है उनको आप लोग जो है एसेसरी बोलेंगे। यानी कि गिल्स जो है उनका मेन एसेंशियल ऑर्गन है, उस गिल्स को छोड़ करके एक्स्ट्रा जो ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन के लिए यूज होंगे उनको आप क्या बोलेंगे, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जिसमें आप लोगों को जो है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में स्किन पढ़ना है, ठीक है ना, स्किन हो गया,
इसके अलावा पेल्विक फाइन हो गया, इसके अलावा ओरल पैपिला हो गया, इसके अलावा गट इपिथेलियम हो गया, इसके अलावा फेरेंजियल डायवर्टिकुला हो गया, अपरकुलर लंग्स हो गया, ठीक है ना। इसके अपरकुलर लंग्स में जो है लैब्रिथिन ऑर्गन हो गया, अर्बोसेंट ऑर्गन हो गया, ट्यूबुलर सैक हो गया, इसके अलावा लंग्स हो गया, इसके अलावा एयर ब्लैडर हो गया। ये जो है एक्स्ट्रा जो ऑर्गन है ये उनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं ये कुछ टिपिकल कंडीशंस के टाइम पर भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर पाते हैं। तो जैसे पहले बात करते हैं हम लोग स्किन या फिर इंटीग्यूमेंट की, तो स्किन जो है जैसे आप लोग मेंढक को देखते हैं गर्मियों के दिन में वो जमीन के अंदर चला जाता है तो भी रेस्पिरेशन करता है थ्रू द स्किन। वैसे ही कुछ जो फिशेस होती है वो गहराई में चले जाती है, मिट्टी के अंदर में चले जाती है, लेकिन तो भी वो रेस्पिरेशन करते रहती है थ्रू द स्किन। पेल्विक फाइन, पेल्विक फाइन का एग्जांपल्स आपके पास में लिम्फोडेरिज्म है, जो पेल्विक फाइन की मदद से क्या करता है काफी अलग अलग सीजन में क्या करता है रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है। ओरल पैपिला, ओरल पैपिला मतलब कि जो ऊपरी हिस्सा जो जबड़ा ऊपरी जो जबड़ा रहेगा वहां पर जो पैपिला प्रेजेंट होता है वो एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन के लिए मदद करता है, जिसमें वो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। माउथ राइज इनटू द ओरल पैपिला, दे आर वेल वेस्कुलाइज्ड एंड हेल्प द एरियल रेस्पिरेशन। मछली क्या करती है ऊपर आते जाती है और ऊपर आने के टाइम पे वो रेस्पिरेशन करते जाती है, उसको बोला जाएगा बकोफेरेंजियल इपिथेलियम। जो उसकी बकल कैविटी रहती है वहां पर बकोफेरेंजियल इपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो एक्स्ट्रा उसको मदद करता है। गट इपिथेलियम प्रेजेंट होता है जिससे वो क्या करते हैं एक्स्ट्रा रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये सारे जितने भी आपके पास में ऑर्गन्स हैं, अर्बोसेंट ऑर्गन हो गया, ठीक है ना, ये अर्बोसेंट ऑर्गन जो रहेगा क्लेरियस में पाया जाता है जनरली। तो अर्बोसेंट ऑर्गन क्या होता है, क्लेरियस मछली आप लोग देखें, जैसे आपने मार्केट में देखा होगा एक मछली आती है जो बहुत टाइम तक जिंदी रहती है, पानी के बाहर भी काफी टाइम तक वो जिंदी रहती है, उसमें अर्बोसेंट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्लेरियस। क्लेरियस मतलब कि आप लोग मंगूर मछली अगर देखा होगा, सुना होगा नाम आपने, तो वो काफी टाइम तक पानी के बाहर भी जीवित रह पाती है। तो ये सारे एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है ये आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको इनके सबके शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप लोग स्टडी करते रहे। मुझे लग रहा है आप लोग अभी सब कुछ अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। सो आज का जो टॉपिक है हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, प्लीज रिप्लाई मी।